गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति होती है और एक हमारा क्या है, जो हमारा जीव जंतु होता है। खासकर हम बात करेंगे वन्य जीवन की, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन आप सभी समझते हैं कि भी वह वनस्पति जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के उग जाती है, यानी कि उसके ऊपर लंबे समय तक मानव की क्रियाएं जो है उसके ऊपर नहीं लगी होती, फिर भी है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस टाइप ऑफ ट्रीज, bushes, grass and birds in the fields and park in this around your school? Are they similar or there are a variation? India being a vast country, you can imagine that types of bioforms available throughout the country. ठीक है, यदि हम बात करें, आप लोगों से प्रश्न पूछा गया कि यदि आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया है, जैसे कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपके लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं हमेशा बात बताता रहता हूँ कि आप लोग चलें तब भी क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त करें। एक ज्योग्राफर जो होता है उसकी सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आसपास की जो घटनाएं हैं वो हम चाहे बात करें फिजिकल एनवायरनमेंट है या फिर हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, तो उसको क्या है, आप बारीकी से उसको ऑब्जर्व करते रहें चीज़ों को। तो आपने देखा होगा कि आपको कई प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, ग्रास आपको देखने को मिलेगा, अनेक प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं वो फील्ड के अंदर आपने देखने को मिल सकते हैं। या आपके खेत हो सकते हैं या फिर आपके पार्क हो सकते हैं या फिर आप स्कूल है हमारा आसपास के क्षेत्र में जब आप आते जाते हैं तो ज़रूर देखा होगा आपने। क्या ये सभी के सभी क्या है, सेम देखने को मिलते हैं या नहीं? तो ये जो सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है, तो आप सभी जानते हैं कि भी सिमिलरिटी तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, यानी कि अलग अलग प्रकार के वृक्ष होंगे, अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, ग्रास देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी बेस के ऊपर भारत में भी क्या है, यदि हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, जो एक विशेष क्षेत्र के ऊपर जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती हैं, आप कह सकते हैं उनकी विभिन्नता, उनको ही हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये हमारा जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में लीडिंग रहते हैं। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं ब्राज़ील है, सबसे ज़्यादा माना जाता है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको इस प्रकार के वृक्षों की देखने को मिल जाएगी। और यदि हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, भारत के अंदर भी यदि बात करें तो टॉप 10 की कैटेगरी में हम भी आते हैं इसके अंदर। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व की जो प्रमुख 12 हैं उनमें से भारत भी एक जो है प्रमुख देश रहा विश्व के अंदर, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज एंड ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया इन द प्लांट डाइवर्सिटी। यदि हम बात करें पूरे के पूरे स्पाइसीज़ की, प्लांट्स की यदि बात करें तो भारत में 47,000 प्रकार के प्लांट्स, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं 10th प्लेस के ऊपर आते हैं, यानी कि हमारा किस में आता है, 10वां नंबर इसके अंदर हम आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यदि हम बात करें एशिया की, तो एशिया में हम 4थे नंबर पर आते हैं। There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. उसके बाद यदि हम बात करें 15,000 के आसपास हमारे यहाँ पर फूलों की पेड़ पौधे, फूलों के पेड़ हमारे पौधे पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि 15,000 के आसपास हमारे जो फूल होते हैं उनकी अलग अलग फूलों की अलग अलग प्रकार पाई जाती हैं। और जो हमारे यहाँ पर विश्व के अंदर यदि बात करें तो टोटल 6% हमारा आता भी, यानी कि 6% तो हमारे एक क्षेत्र के अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। टोटल वर्ल्ड की बात करें, दी कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा क्या है, फूलों के अलावा अन्य प्रकार के प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या फर्न्स आपको देखने को, एल्गी हमारी और हमारी फंगी वगैरह आती हैं, ज़रूर सुनेंगे आप लोगों ने नाम। इंडिया हैज़ आल्सो अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर्स। उसके बाद यदि हम बात करें लगभग क्या 90,000 के पास क्या हमारे पास जीव जंतुओं के एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं। इसके साथ साथ क्या हमारे यहाँ पर फ़िशों की भी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें हमारे फ्रेश वाटर है, हमारा सैलिन वाटर है, उसके अंदर भी आपको अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी आपको फिशेज़ की देखने को मिल रही है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट्स कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड्स एंड हैज़ बीन फेल्ट undisturbed by the humans for a long times.
इसके बारे में मैंने अभी अभी शुरुआत में पढ़ा था कि नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है प्लांट्स की, आप जैसे कह सकते हैं जिसको क्या अपने आप वो प्रकृति से उग जाती है, यानी कि मनुष्य का उसके ऊपर क्या है कोई भी प्रभाव नहीं रहा लंबे समय तक भाई। दिस इज़ अ टर्म एज ए विर्जेंट वेजिटेशन, इसको क्या है कि विर्जेंट वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको अक्षत कहते हैं, अक्षत वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। दस कल्टिवेशन क्रॉप्स एंड फ्रूट्स और चेट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन बट नॉट अ नेचुरल वेजिटेशंस। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर जब हम क्रॉप्स हम उगाते हैं, क्रॉप्स के साथ साथ हमारे फ्रूट्स और या फिर हमारे जो बागान होते हैं वेजिटेशन के साथ साथ हम उगाते हैं कि वो उसमें क्या कि मनुष्य का हस्तक्षेप उसके अंदर होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की कैटेगरी के अंदर हम उनको बिल्कुल भी नहीं रखते भाई। द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड। यदि हम बात करें फ्लोरा, आप सभी जानते हैं फ्लोरा का मतलब क्या है, प्लांट की स्पीसीज से है, और फोना का संबंध किससे है, हमारे एनिमल्स की स्पीसीज से। कोई मुश्किल बात नहीं है। द ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो हमारे यहाँ पर फोना है या फिर फ्लोरा है, इसका जो डिफ्रेंशिएट पाया जाता है प्लेस के ऊपर, डिफरेंट अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाया जाता है, तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं वो निम्नलिखित हैं आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीफ की। रिलीफ में हमारा आता है सबसे पहले लैंड की बात करेंगे। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली लैंड एंड इनडायरेक्टली। यदि हम बात करें हमारे को सीधे तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एरिया और ड्राई एंड वेट रीजन्स। द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू द एग्रीकल्चर। द undulating and rough terrain are areas where the grassland and woodlands developed and give shelter to a variety of wildlife। अब देखो ये लैंड डिफाइन करेगी वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल चीज़ है, जब हम बात करते हैं हमारा एक पर्वतीय क्षेत्र है या फिर हमारा पठारी क्षेत्र है या फिर हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, तो ये हमारा क्या है लैंड है, रिलीफ कहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या है सिंपल सी बात है कि विशेषता देखने को मिलेगी, सेम वेजिटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, प्लेन एरियाज़ के अंदर क्या होता है लैंड क्या कर दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए वो क्या है साफ़ कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ है जब हम बात करते हैं जहाँ पर उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर आपको क्या है वेजिटेशन है, जैसे ग्रास लैंड की बात करेंगे या फिर हमारे वाइल्ड लाइफ होती है, उन वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट के लिए क्या है वो सूटेबल प्लेस क्रिएट करती है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा अभी ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं सोयल। द सोइल्स आल्सो वेरी ओवर स्पेस। Different types of soil provided basis for the different types of vegetation. The sandy soil of the desert sport cactus and thorny bushes, while wet and marshy deltaic soil sport mangroves and deltaic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. अब सोयल भी डिफरेंट पाई जाती है। हम सभी को पता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करें पूरे हमारे भारत की बात करें तो 6 प्रकार की अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। तो हम जब बात करेंगे कि वेजिटेशन है तो वेजिटेशन भी काफ़ी हद तक वेरी कर जाती है। अब सिंपल सी बात है, अब सैंडी सॉइल है डेजर्ट के अंदर आपको क्या कि कैक्टस होते हैं या फिर थ्रोनी बसीज, ये आप झाड़ियाँ वगैरह कहेंगे जिनकी गहराई नीचे की तरफ होती है, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ फैलती हैं। जबकि क्या है कि भाई जहाँ पर गीला क्षेत्र देखने को मिलेगा वहाँ पर क्या थोड़े से आपको मतलब लंबे लंबे वृक्ष देखने को मिलेंगे। डेल्टाई सॉइल है वहाँ पर आपको डेल्टाइक वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे स्लोप हिल्स होते हैं, माउंटेन का एरियाज़ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर सॉइल क्या है, वहाँ पर सॉइल के अंदर मतलब क्या है कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी कम गहराई के अंदर ही आपको क्या कोनिकल ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। द कैरेक्टर्स एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइन द टेम्परेचर अलोंग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation and soil. On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the land height of 915 meters, the fall in the temperature affect the types of vegetation and its growth and changes its form tropical to subtropical temperature and alpine vegetation। अब सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से जिसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप सभी को पता है वहाँ पर सन की रेज क्या है थोड़ा सा क्या होती चली जा रही है, कम पहुँचती हैं, इसलिए हमारा ये हम बात करते हैं ट्रॉपिक से हमारा टेम्परेट हो जाता है, फिर तो हमारा जो है फ्रिजिड जोन के अंदर हम कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक ये और एक क्या जितना हम ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर भी टेम्परेचर आपका गिरना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या ये टेम्परेचर सीधे तौर पर इसकी हमारी जो वेजिटेशन होती है इसकी ग्रोथ को हमारा डिफ़ाइन करता है।
हम बात कर सकते हैं इक्वेटोरियल एरियाज़ के अंदर जो ग्रोथ होती है बहुत बड़ी मात्रा में तीव्र गति से हम कह सकते हैं होती है, लंबे लंबे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पोल्स की तरफ चले जाते हैं या फिर हाइट्स के ऊपर चले जाते हैं तो उनका स्थान क्या है, ये जो वेजिटेशन है जैसे ट्रॉपिकल से फिर सब ट्रॉपिकल हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारी टेम्परेट हो जाएगी, फिर टेम्परेट से फिर फ्रीजिड में चली जाएगी। आप उसको कह सकते हैं एल्पाइन वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है, अभी हाई एल्टीट्यूड की वेजिटेशन को गई। उसके बाद यदि हम बात करें फोटो पीरियड या सनलाइट की बात करते हैं, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट्स एट अ डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू द डिफरेंशिएट इन द लैटिट्यूड एल्टीट्यूड सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्ट इन द समर्स। अब सिंपल सी बात है कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके ऊपर जो हमारा जो सन है इसकी जो किरणें होती हैं वो सभी जगह एक समान नहीं पड़ती। अब एक तो ये कारण है कि भी जो सनलाइट है वो एक स्थान पर आपकी क्या है सेम नहीं पड़ती, अलग अलग है, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब दूसरी बात है इसको प्रभावित करते हैं लैटिट्यूड्स, ये तो लैटिट्यूड्स की बात कर सकते हैं। एल्टीट्यूड होता है हमारा ऊंचाई की तरफ, अब जितना ऊपर की तरफ चले जाएंगे वही सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर हम बात करें कि भी टेम्परेचर भी आपको क्या कम देखने को मिल रहा है। इसके साथ यदि हम बात करें सीजन्स होते हैं, ड्यूरेशन का मतलब डे का टाइम भी कितना दिन तक ये मतलब क्या कितने समय तक क्या है हमारे यहाँ पर दिन हुआ, यानी कि एवरेज जो हमारा जो कन्वर्ट होता रहता है ना, हम जो बात करते हैं कि भी सन जो घूमता है मतलब क्या है पृथ्वी जब घूमती है तो एक बार वो सूर्य क्या उत्तरायण की तरफ जाता है, एक दक्षिणायन की तरफ चले जाते हैं। हमारी इक्विनॉक्स होते हैं जहाँ पर दिन और रात बराबर होती हैं, या फिर क्या जब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य चला जाता है तो वहाँ पर आपको अलग प्रकार का डे और हमारे जो नाइट्स के अंदर जो है डिफरेंशिएट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से ही जितना ज़्यादा सन की रेज हैं पृथ्वी के ऊपर आएगी, जितना लंबा दिन रहेगा तो उसमें सिंपल सी बात है वहाँ पर फास्टर ग्रोथ आपकी देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद यदि हम बात करें लास्ट में एक और फैक्टर है प्रेसिपिटेशन, जो हमारा बेस रहेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्राउट इन द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सेप्टेम्बर एंड रिटेटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल्स हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। तो इसी वजह से क्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर आपको सघन वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से वेजिटेशन है वो भी आपकी वेरिएशन करती चली जाएगी, वो भी आपकी क्या कन्वर्ट होती चली जाएगी, या तो हमारी डिसीडियस के अंदर या फिर थ्रोनिबसेज के अंदर, जिस प्रकार से हमारी रेनफॉल वेरीज कर जाती है। सभी जानते हैं हमारा जून से लेकर सितंबर तक हमारी जो रेनफॉल हमारी होती है हम कह सकते हैं 100 से 120 दिन का ही समय हमारे पास रहता है। उसमें एक विशेष क्षेत्र के अंदर ही आपको हमारी जो है रेनफॉल आपको होती हुई देखने को मिल जाएगी भाई। बस भाई आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, आगे फिर देखें कल।